जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी डीआरडीओ सेक्टर 10 के अंतर्गत टेक्नीशियन ए के इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और एग्जाम से पहले आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए सब कुछ यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। इससे पहले का मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि खाली स्थान आगे इसमें क्या भरा जाएगा। ए ऑप्शन स्पार्किंग कम हो सके, या बी ऑप्शन वोल्टेज में वृद्धि हो सके, सी ऑप्शन स्पार्किंग को अधिकतम किया जा सके, डी ऑप्शन धारा के प्रवाह में वृद्धि हो सके। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए स्पार्किंग का यहाँ पर कम क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, स्पार्किंग कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इंटरपोल्स का उपयोग करते हैं। और इंटरपोल का यहाँ पर क्या मतलब होता है? इंटरपोल किसे कहते हैं? तो आप इस तरह बता सकते हैं कि मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरपोल बोलते हैं। और इंटरपोल जो होता है उसको आर्मेचर की श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और इसकी यहाँ पर मोटाई और लपेटों की संख्या की बात करें तो इंटरपोल की जो वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तार और कम लपेटों की होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, स्पार्किंग कम कर सके। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो इंटरपोल्स होती है उसकी संख्या और जो मुख्य फील्ड होती है उसकी संख्या, इन दोनों की जो होती है वो पोल्स के बराबर होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होगा। तो देखिए, मैंने इस पर कई बार आपको सूत्र भी बताया था, जो कि इसका जो होता है सूत्र C बराबर डी फाई अपान dt होता है। इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम विद्युत वाहक बल अर्थात जो ईएमएफ होगा तब उत्पन्न होगा जब फ्लक्स के परिवर्तन की दर में अधिकता होगी, मतलब अधिकतम होगी। ये जो काम करता है किस नियम से काम करता है? तो ये आपका काम करता है फैराडे के नियम के अनुसार, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है कि प्रवाह फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें यहाँ पर आगे खाली स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है कि को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समानांतर क्रम में चलाए जाते हैं। किसको हासिल करने के लिए? ए ऑप्शन कम विश्वसनीयता, बी ऑप्शन कम क्षमता, सी ऑप्शन भार के कम मूल्य और डी ऑप्शन देंगे उच्च विश्वसनीयता। देखिए, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि साथियों उच्च विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर जो होता है वो समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि यदि किसी जनरेटर में प्रदोष उत्पन्न हो जाए तो उसके जो स्थान पर अन्य हम जो लगे जो जनरेटर है उसमें हम सप्लाई प्रदान कर सके। इसके कारण ये जो आपका होता है उच्च विश्वसनीयता होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर को आगे खालिस्तान भी कहा जाता है। डीसी शंट जनरेटर को और हम किस नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे कि ए ऑप्शन दिया गया नियत वोल्टेज जनरेटर, बी ऑप्शन डीसी श्रृंखला जनरेटर, सी ऑप्शन नियत धारा जनरेटर और डी ऑप्शन देंगे परिवर्तनीय वोल्टेज जनरेटर। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डीसी शंट जनरेटर को हम नियत वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं। और नियत कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया। और यदि आपसे रीजन पूछा जाए कि इसका रीजन क्या है, क्यों इसको बोला जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीसी शंट जो जनरेटर होता है उसमें फ्लक्स का जो मान होता है लगभग स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है, जिसको यहाँ पर सूत्र के अनुसार आप जानेंगे तो इसको बोला जाता है ईजी बराबर भी प्लस आई ए इंटू आर ए, इसके अंतर्गत जाना जाता है। या इसको ज्यादा आप संक्षेप में करेंगे तो ये आपका आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच हो जाता है। तो इसी के अनुसार हम क्या कहते हैं कि डीसी शंट जनरेटर को हम एक नियत वोल्टेज जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन-सी हानि कम होती है? मैंने आपको बताया था जो लेमिनेटेड किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? ईडे करंट लॉस को कम करने के लिए और यही क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछ रहा है दोबारा रिपीट करके कि लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर को निम्नलिखित में से कौन-सी हानि होती है? इस पे आपकी भंवर धारा होती है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया था कि आर्मेचर में लेमिनेटेड कोर से भंवर धारा हानि को कम करने के लिए यहाँ पर लेमिनेटेड किया जाता है। क्योंकि जो इसमें विद्युत वाहक बल होता है, इसके जो कारण सोर्स में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धाराएँ होती है, वो अनावश्यक रूप से विद्युतीय शक्ति की खपत करती है, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। और इस क्षति के कारण जो कोर होता है या जो मशीन होती है, वो गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें होता है, वो भंवर धारा हानि होता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप डेली डीआरडीओ से संबंधित या किसी भी अदर टेक्निकल एग्जाम की आप तैयारी करें, यदि आपको जानकारी चाहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसे आपको डेली क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, डेली आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को खालिस्तान कहा जाता है। जो इसके अनुसार जो नुकसान होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ए ऑप्शन फील्ड हानि, बी ऑप्शन ब्रश संपर्क प्रतिरोध हानि, सी ऑप्शन आर्मेचर हानि, डी ऑप्शन लौह हानि। देखिए साथियों, आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण जो होने वाली हानि होती है उसको हम आर्मेचर हानि करते हैं। कि क्या बोलते हैं? आर्मेचर हानि बोलते हैं। और ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। और आर्मेचर हानि का जब आपसे सूत्र पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे आर्मेचर हानि बराबर आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, ये आपका होता है, जिसमें जो यहाँ पर आई ए जो दिया गया ये आपका आर्मेचर धारा हो जाता है और जो आर ए यहाँ पर है ये आपका क्या हो जाता है? आर्मेचर प्रतिरोध होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि आर्मेचर डीसी मशीन में घूमने वाला भाग जो होता है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है, वो आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होती है। जिससे क्या होता है? जिससे कि उसमें जो एडी करंट लॉस होता है, उसको कम किया जा सके। और जब इसमें आपका पूछ दिया जाता है कि जो एडी करंट लॉस करने के लिए जो लेमिनेटेड किया जाता है, उसकी मोटाई कितनी होती है? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जो छात्र पिछली वीडियो नहीं देखे, देख लीजिएगा। इसकी जो मोटाई होती है 0.35 से आपका 0.6 एमएम तक इसकी मोटाई होती है, इतना इसका मोटाई होता है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, आगे खाली स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है कि यांत्रिक हानि में शामिल है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आपको करना क्या होगा, सारे ऑप्शनों को आपको पढ़ना होगा। जैसे कि ए ऑप्शन देंगे कि ब्रश का घर्षण नुकसान, बी ऑप्शन ध्रुवों पर घर्षण नुकसान, सी ऑप्शन फील्ड में घर्षण नुकसान और डी ऑप्शन देंगे बेरिंग और कम्यूटेटर में कोई घर्षण नुकसान है। मतलब कि ये नुकसान के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यांत्रिक हानि में जो शामिल होता है, ये आपका जो शामिल होता है साथियों, ब्रश और घर्षण नुकसान। क्योंकि साथियों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ब्रश और घर्षण हानि जो होता है, ये जो यांत्रिक हानि होती है इसके अंतर्गत आता है। और डीसी मशीन में जो होती है ये आपकी 3 ही हानि होती है। एक आपका लौह हानि हो जाता है, फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आता है? लौह हानि। और सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है? ताम्र हानि। और थर्ड नंबर पर जो आता है ये आपका होता है यांत्रिक हानि। तो हानियाँ जो होती है साथियों ये 3 प्रकार की होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा सही मैच कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है कि ब्रश का घर्षण नुकसान। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सरल और आम विधि जो आर्मेचर वाइंडिंग शाफ्ट और ओपन कॉइल्स की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह किस सहारे किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक सरल और ताम्र हानि जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो ओपन कॉइल्स है, ओपन कॉइल्स की भी बात करें तो ओपन कॉइल की जो है यहाँ पर क्या करें, जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह ग्राउलर होता है। किसकी सहायता से हम करते हैं? ग्राउलर की सहायता से करते हैं।
आप आईटीआई का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सेकेंड ईयर में इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलेगी ग्राउलर से। इससे जो होता है, इसकी पूरी जो दोष होती है उसकी जाँच करने के लिए इंसुलेशन से लगाकर और सारी प्रक्रिया जो होती है इसके द्वारा ग्राउलर के द्वारा जाँच करने के प्रयोग में आती है। और इसमें जो आपका होता है साथियों, आपका ओमीटर होता है, मल्टीमीटर होता है और एक आपका एमीटर होता है। जो ओमीटर होता है, ये प्रतिरोध नापने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है और जो मल्टीमीटर होता है, ये प्रतिरोध धारा वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है और जो एमीटर होता है, वो धारा नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा लंबा है साथियों, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा-सा लंबा हो सकता है क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कि 128 स्लॉटों वाले एक 8 पोल आर्मेचर वाइंडिंग के लिए 15 दांतों तथा तक फैले हुए कॉइल्स को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आपका कितना दे दिए गए, पी का मान पहले देखिए, पोल का मान यहाँ पर कितना दिए गए, तो पोल का मान यहाँ पर 8 दे दिए गए और स्लॉट का मान कितना दिए गए, तो स्लॉट का मान यहाँ पर देखिए, जिसको यहाँ पर स्लॉट लिख सकते हैं, एस से इंडिकेट कर सकते हैं, ये आपका 128 दिया गया है। तो 8 दिए गए और ये आपका 128 दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो 15 दांतों तक फैले हुए कॉइल को क्या कहते हैं? मतलब कि कॉइल पिच का यहाँ पर मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले आप पोल पिच का यहाँ पर सूत्र लिखिए। तो पोल पिच बराबर हमारा क्या होता है? इसमें आपका जो होता है पोल पिच बराबर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितना दिया गया? 128 दिया गया और बटे में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ पर स्लॉटों की संख्या कितनी दी गई? 128 दी गई है। और यहाँ पर कितना दिया गया? इसका किसका मान दिया गया? 8, पोल का मान 8 दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 128 बटे 8, तो ये कितने बार में कट जाएगा दोस्तों? 16 बार में कट जाएगा। तो ये आपका कितने बार में चल जाएगा? 16 बार में। तो 16 ये आपका किसका मान हो गया? पोल पिच का मान हो गया। ये आपका 16 आ गया। अब इसमें ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर कोई भी हमारा 16 नहीं दिया है। अब आपको करना है क्या? देखिए, आप इसको समझना है। इसमें क्या होता है, एक वो जो कॉइल होता है उसकी 2 एक्टिव साइड्स होती है। उसके बीच ये क्या होता है, ये जो विद्यमान स्लॉट होता है, मतलब कि चालकों की संख्या और कॉइल जो होते हैं, स्पैन और कॉइल के बीच ये आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो सही मैच करे वो ऑप्शन नंबर ए मैच करे कि एक स्लॉट पिच द्वारा 60 कॉटेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो पोल पिच का मान है या आपने जो ज्ञात किया वो 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। और जो यहाँ पर तिथ दिया है दाँतों की संख्या, ये कितना आ रहा है? ये भी आपका 16 ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक निश्चित दी गई गति पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता इनमें से किसके बीच आलेखित की जाती है? ए ऑप्शन फुल लोड वोल्टेज के लोड करंट, बी ऑप्शन फुल लोड वोल्टेज और फील्ड करंट, सी ऑप्शन नो लोड वोल्टेज और लोड करंट और डी ऑप्शन है नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें आपका कौन-सा सही हो जाएगा साथियों? ध्यान से देखिएगा। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डीसी जनरेटर की जो ओपन सर्किट होती है, ओपन सर्किट अभिलक्षण जो होती है, ये स्थिर गति पर नो लोड वोल्टेज जो E0 से इंडिकेट किया जाता है और जो क्षेत्र धारा होता है IR, इसके बीच ये उल्लेखित की जाती है। तो नो लोड और वोल्टेज फील्ड करंट, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा-सा क्वेश्चन है, थोड़ा-सा लंबा हो गया और ये आपका बिहार टीजीटी में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है? इसको रट लीजिएगा और इसके आप सूत्र के अनुसार आप चलें, नो लोड का सूत्र के अनुसार आप चलेंगे तो ये जो आपका होता है, अभी मैंने आपको बताया E0, ठीक है? E0 जो होता है आपका लोड वोल्टेज, इसका जो सूत्र होता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, 5 जेड एनपी अपॉन 60 ए होता है वोल्ट में, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट किया गया है। इसमें कहा जा रहा है आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए किसमें? तो डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभावों को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में, जो कि मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन में बताया था इसके बारे में। इसमें क्या होता है डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होता है और रिएक्शनों के प्रभाव को कम करने के लिए जो इसमें प्रयोग किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका इंटरपोल्स होता है। और इंटरपोल्स में क्या होता है, इंटरपोल में ये आपकी कम संख्या में क्या होते हैं, इसमें मोटे तार के सीमित टर्न होते हैं, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और इंटरपोल जो होता है, वो टेपर के आकार के होते हैं। किसके आकार के? टेपर के आकार के। और यही इसमें हमसे पूछ रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में, तो इंटरपोल में क्या होते हैं, हमारे कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा-सा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। जिसमें कहा जा रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलैरिटी जो होती है वो कैसी होती है? तो देखिए साथियों, किसी भी डीसी जनरेटर में मेन जो पोल होता है उसकी तुलना में इंटर पोल की जो ध्रुवता होती है, जो ध्रुवता गति होती है उसकी दिशा के आगे जो मुख्य पोल के होते हैं, ये समान होती है। ये क्यों समान होती है? देखिए, इंटरपोल का जो प्रयोग होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है और जो जनरेटर होता है, जनरेटर की केस में बात करें तो जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले जो इंटरपोल होते हैं उसमें वाइंडिंग पर कम वर्तनों की संख्या जो होती है लेकिन मोटी होती है। और इसी कारण जो हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की जो ध्रुवता होती है उसके समान होती है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये भी सवाल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि 0.75 एम लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर जो कि यहाँ पर दिया गया 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पर लगने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पीयर होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें दिया क्या गया, सबसे पहले आप इसको ध्यान दिए, उसके बाद आप सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। इसमें यहाँ पर कह रहा है 0.75 मीटर लंबा, तो ये किसका मान दे दिया गया? आपका एल का मान दे दिया गया। अब यहाँ पर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये किसका मान दे दिया गया? आपका बी का मान दे दिया गया। किसका? बी का मान दे दिया गया, 4 दे दिया गया। और आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाले संपर्क में आता है तो कंडक्टर पर आने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट यदि 5 एम्पीयर है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि आई का यहाँ पर पूछ रहा है, तो आई का मान यहाँ पर कितना दे दिया गया? 5 एम्पीयर दे दिया गया। अब आपको करना क्या है साथियों, ध्यान से बात को समझिएगा। इस पे आपको कोई सूत्र याद होगा, BLV साइन थीटा, सॉरी BIL साइन थीटा याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कई बार। इसका जो सूत्र होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। F बराबर क्या होता है? BIL, ठीक है? ये आपका, सॉरी दोस्तों, ये आपका BIL साइन थीटा होता है। ये आपका साइन थीटा n होता है। अब यहाँ पर देखिए, F का मान हमको मालूम नहीं है, F का मान हमको निकालना है और यहाँ पर हमको यहाँ पर B का मान मालूम है। B का मान कितना दिया गया? 4 दिया गया। I का मान कितना है? I का मान हमें 5 प्राप्त है। I का मान कितना मालूम है साथियों? यहाँ पर दिया गया 5 एम्पीयर, तो हम 5 लिख देंगे। गुणे अभी हमने निकाला जो कि यहाँ पर एल का मान यहाँ पर कितना है? कितना लंबा है? तो 0.75 मीटर लंबा है। गुणे आपका ये साइन थीटा ये आपका कितना है? 90 अंश। तो साइन थीटा आप 90 अंश का मान देखिएगा कितना आता है? 1 आता है। तो इसको आप 1 लिखिए और यहाँ पर जो n है इसको आप गुणे n कर दीजिए, या आप 1 न लिखकर डायरेक्ट आप n लिख सकते हैं। ये आपका हो गया। अब इसको कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 15 आएगा और ये आपका लास्ट में कितना n हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो f का मान आएगा साथियों कितना आएगा? 15 n आएगा। और ऑप्शन में आपका कौन-सा दिया गया? ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया वैसे सॉल्व कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 को मैंने कवर कर दिया है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर आपका 90 होना चाहिए, 91 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भंवर धारा हानि
जो भंवर धारा हानियाँ होती हैं, वो डीसी मशीन के लिए किस भाग में होती है? ये तो मैंने आपको क यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका आर्मेचर में होती है। जो भंवर धारा होती है, वो किसमें होती है? ये आर्मेचर में होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में खालिस्तान को कम करने के लिए कोर में या कोर को लैमिनेटेड किया जाता है। किसको कम करने के लिए यहाँ पर लैमिनेटेड किया जाता है? तो ये जो आपका होता है साथियों ताम्र हानियों को कम करने के लिए इसको क्या किया जाता है इलेक्ट्रिकल जो मशीन होती है उसमें इसमें किया जाता है। ये आपका भंवर धारा हानि हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कन्फर्म है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसमें जो भंवर धारा हानि होती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को लेमिनेटेड करते हैं। तो मशीनों में के जो कोर होते हैं उसमें जो अनावश्यक रूप से जो प्रवाहित होने वाली जो विद्युत वाहक बल होती है उसके कारण विद्युत धाराएँ जो होती है अनावश्यक रूप से क्या होती है, विद्युत शक्ति का खपत करती है। जिसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं और उसी को यहाँ पर हम कम करने के लिए क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर हम कोर को लेमिनेटेड करते हैं। किसको कम करने के लिए? तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर मैच करे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल मैच करे, सभी लोग मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन आगे खालिस्तान में जुड़े होते हैं। ये आपके जुड़े होते हैं स्रोत के साथ संट या बंद परिपथ या खुला परिपथ या स्रोत के साथ श्रेणी में। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होते हैं उसमें जो क्षेत्र कुंडलन होते हैं, वो स्रोत के साथ आपका श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। किस क्रम में जुड़ी होती है? श्रेणी क्रम में। जैसे कि आपने यहाँ पर चित्र देख लीजिए, ऐसे आपने चित्र बनता हुआ देखा होगा और यहाँ से आप यहाँ पर मान लीजिए आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका क्या होगा सप्लाई ये आपका स्रोत हो गया और ये जो आपका जुड़ा हुआ है ये किस क्रम में जुड़ा है? इस सप्लाई की श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और ऐसे आपको डेली क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे शुरू करेंगे हम अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 94 से।